स्क्रीन पर है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि अमृत का विलोम क्या हो सकता है। तो अमृत का विलोम अमर होगा नहीं, मत्य होगा नहीं, विश्व होगा नहीं साथियों, विष होता है। यानी कि अमृत का विलोम पूछे तो विष बता देना और विष का विलोम पूछे तो अमृत बता देना। अगला देखिए करके कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि अंधकार के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं। देखिए अंधकार को कहा जाता है अंधेरा, अंधकार को तम भी कह सकते हैं, अंधकार को साथियों तिमिर भी कह सकते हैं, लेकिन अंधकार को अमावस्या नहीं कहा जा सकता है। तो अंधकार का साथियों पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए ये सवाल सबसे ज्यादा बार आया है एसएससी जीडी में, तो अगर अब इस बार आ जाए तो आपका क्या जवाब होगा। अवनी का साथियों विलोम आप क्या बताओगे, तो अवनी का विलोम क्या होता है साथियों, अंबर होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि अनल शब्द का पर्यायवाची क्या हो सकता है। तो अनल की अगर बात करें, कि आपको दो चीजें याद रखना है। एक तो आपको ध्यान रखना है साथियों अनल का मतलब क्या होता है, और अनल का मतलब होता है साथियों आग। और एक और आपसे पूछा जाता है साथियों अनिल का मतलब क्या होता है। अनिल की अगर बात करें तो अनिल का मतलब होता है साथियों वायु, और अनिल का मतलब होता है आग। यानी कि आग कहां पर लिखा हुआ है, तो आग कह लो या अग्नि कह लो, बात एक ही है। आपके स्क्रीन पर कह रहे अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। अनियमित का मतलब साथियों क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए। कह रहे जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, नहीं, जो नियम के अनुकूल ना हो उसको कहा जाएगा साथियों अनियमित। यानी कि इस सवाल का जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे जवाब जबान पर लगाम न होना। कुछ लोग होते हैं जिनकी जबान पर लगाम नहीं होता है, उनके लिए क्या कह सकते हैं, स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। देखिए एक तो एक तरीके से बात करें, कोई व्यक्ति होता है स्पष्टवादी यानी कि अपनी बात स्पष्ट रखे वो, ठीक है, लेकिन एक होता है अननेसेसरी तरीके से वो अपनी बातें रख रहा है, यानी कि अनावश्यक रूप से स्पष्ट, वो क्लियरेंस एक तरीके से दे रहा है। तो मैं कहूंगा जबान पर लगाम न होने का सबसे सही अर्थ जो होगा वो अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, ये हो जाएगा। ना कि सदैव कठोर वचन कहना होगा और ना ही सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए। यानी कि अध्ययन आपको बताना है कैसे लिखा जाता है। तो अध्ययन साथियों जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा जाता है। अगला देखिए कहने के साथियों अल्पाहारी, क्या अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश आपको यहां पर बताना है। यानी कि यहां पर अगर बात करें जो कंदमूल खाता हो उसको अल्पाहारी कहेंगे नहीं, जो फल खाता हो उसको कहेंगे नहीं, जो पकवान खाता हो उसको भी नहीं कहेंगे, जो कम खाता हो उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, अल्पाहारी उसको कहा जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, करके छठी का दूध याद आना, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं। तो अगर बात करें बुरा हाल होना, इसको कहा जाता है कि छठी का दूध याद आना, या पराजित होना, या बचपन की याद करना, या भूख लगना। तो सबसे सटीक जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कह रहे शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें से फटाफट आप लोग बता दीजिए। देखिए चिन्ह सही नहीं, तरीके सही नहीं लग रहा है, कृपा भी नहीं, और दवाइयां भी गलत लिखा है। मैं कहूंगा निर्भर की अगर बात करें ये सबसे सही शब्द यहां पर लग रहा है, शुद्ध शब्द लग रहा है। उसके बाद देखिए युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द साथियों सनातन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सनातन हो जाएगा, युगांतर नहीं होगा साथियों, सनातन होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि निम्नलिखित वाक्य के किस अंश में साथियों त्रुटि है। तो कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया, तो यहां पर आपको बताना है साथियों गलती कहां पर आपको लग रही है, बताइए। देखिए कल जो आदमी को आपने बुलाया था ये नहीं होना चाहिए साथियों, कल जिस आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया। तो यहां पर जो की जगह पर साथियों क्या आना चाहिए, जिस आना चाहिए। तो ये कहां पर लिखा हुआ है, ये साथियों यहां पर लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा दिक्कत इसी में है, त्रुटि इसी में है, इसी में है। तो ये कहा जा रहा है कि सुरेश के लिए एक इमला लिखना है, सुरेश के लिए एक फोन लिखना है, या सुरेश के लिए एक पत्र, या सुरेश के लिए एक दिन लिखना है। तो यहां पर अगर बात करें तो सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, ये सबसे सटीक जवाब यहां पर आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्य के किस अंश में साथियों त्रुटि है। देखिए यहां पर आपको साथियों बताना है असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल नष्ट हो गई। क्या अधिकतर फसल साथियों नष्ट हो गई, असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल नष्ट हो गई। इसमें आपको बताने की दिक्कत साथियों कहां पर आ रही है। तो असमय वर्षा यहां पर अगर बात करें जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है ये तो बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सही है।
के कारण ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अधिकतर फसल साथियों नहीं, ये अधिकतर सही नहीं लग रहा है, ठीक है, ज्यादातर यहां पर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है, दिक्कत यहां पर है, बाकी ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। खैर अगला सवाल देखिए, करके श्री राम 14 दिन के बाद वन लौटे थे, या 14 माह के बाद, या 14 वर्ष के बाद, या 14 रात के बाद। तो आपको यहां पर बताना है कौन सा शब्द आएगा साथियों, वर्ष शब्द आ जाएगा, यानी कि 14 श्री राम 14 वर्ष के बाद वन लौटे थे, ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या आपसे साथियों यहां पर कहा जा रहा है, कह रहे कि 4 आदमी के लिए खाना बना दो। अब या इस आदमी की जगह पर क्या आना चाहिए, 4 प्राणियों के लिए खाना बना दो, ये नहीं होना चाहिए। 4 मनुष्यों के लिए खाना बना दो, ये भी नहीं होना चाहिए। 4 आदमियों के लिए, ये आपका बिल्कुल सही लग रहा है, यानी कि 4 आदमियों, यहां पर आदमी नहीं आना चाहिए, आदमियों आना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि उस समय चरखा घूमना भी एक अनुशासन था, उस समय चरखा सीखना भी एक अनुशासन था, या चलाना या साथियों लेना। तो आपको बताने कि खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा, मैं कहूंगा चलाना यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये पूरा वाक्य आपका बनेगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, पूछा आपसे जा रहा है, मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए। मेरी भाई के शादी के लिए देखिए पहली बात तो यहां पर आपसे यह पूछा गया है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कीजिए, यानी कि साथियों यहां पर आप अगर बात करते हैं, ये अनेक जो है ना, ये अनेक, अनेक नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक नहीं। मेरे भाई के शादी के लिए एक प्रस्ताव आए, नहीं, अनेक प्रस्ताव आए, क्या होना चाहिए, सभी भी नहीं होना चाहिए, अधिक भी नहीं होना चाहिए, यानी कि अनेकों की जगह अनेक आना चाहिए था। अगला देखिए कह रहे कि आपने इनकी बात सुन ली, अब मेरी भी सुनने की कृपा करो। तो निम्नलिखित वाक्य के किस अंश में साथियों त्रुटि है, ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए आपने इनकी बात सुन ली, यहां तक तो ठीक है। अब मेरी भी, ठीक है, मेरी भी सुनने की कृपा करो, ठीक है। तो यहां पर आपको बताने दिक्कत कहां पर, देखिए आपने इनकी, ये बिल्कुल सही लग रहा है, बात सुन ली, ये भी सही लग रहा है। अब मेरी भी सुनने की कृपया करें, ठीक है। तो करो नहीं आना चाहिए, कृपा करें आना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है, दिक्कत आपके ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका राइट आंसर है। हिंदी का सवाल, अंतिम सवाल कह रहे कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कीजिए, दादी के प्राण निकल गया। तो निकल गया की जगह पर चले गए होना चाहिए, मैं कहूंगा नहीं, आ गए होना चाहिए, नहीं, निकल गए होना चाहिए। क्या दादी के प्राण निकल गए, ये होना चाहिए आपका वाक्य। तो आपका आंसर अगर है साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो हिंदी के साथियों आपने यहां पर कितने सवाल देखे, आपने हिंदी के साथियों पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस देखे, ठीक है ना। अब साथियों कमेंट सेक्शन में आप लोग यहां पर बताइएगा कि 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके यहां पर सही रहे। और अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, आप लोग यहां पर देख लीजिए साथियों, अब जीएस के 20 सवाल, और इन जीएस के साथियों ये होंगे तो आपके कितने सवाल, 20 सवाल। जीएस के 20 सवालों में आपको साथियों लगभग 10 के आसपास सवालों को आंसर देना ही देना है। देखिए कह रहे कि घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों चंद्रगुप्त ने, यानी कि घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त जी ने की थी। अगला देखिए कह रहे कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी साथियों पाटलिपुत्र थी। क्या थी, पाटलिपुत्र थी। उसके बाद देखिए गांधार कला शैली के तहत विकसित हुई है, यानी कि जो गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट की अगर बात करिए, ये कुषाणु के तहत विकसित हुई है, कुषाणु ने इसको विकसित किया गया है। ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला देखिए कह रहे हैं कि साथियों मथुरा कला विद्यालय की आकृति की बनी होती है, तो मथुरा कला विद्यालय की आकृति ये धब्बेदार लाल पत्थर की बनी होती है, ये होना चाहिए। खाली जगह में आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आ जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में, यानी कि जो हेलियोडोरस स्तंभ है ना, ये कहां पर है साथियों, ये विदिशा में है। कहां पर है, ये विदिशा में है साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है, तो साथियों केंद्र सरकार को सौंपा गया है। जब अवशिष्ट मामले होते हैं ना, अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को सौंपा गया है। उसके बाद देखिए करके किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में
नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्ष तक साथियों अभ्यास करना पड़ता है? तो 10 वर्ष तक अभ्यास करना पड़ता है। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर साथियों आपने गलती की, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि साथियों वीडियो को लाइक करके मुझे मालूम पड़ता है कि भाई हाँ इतने लोगों ने देखी है और उसमें से इतने लोगों ने लाइक किया है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और अगली वीडियो में मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत करता हूं। तो कम से कम साथियों एक लाइक का बटन दबा दीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे जरूर मोटिवेशन मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और एक तरीके से अगर बात करें साथियों, हर इंसान को काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। जैसे आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है, ऐसे ही मुझे भी काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है, ठीक है ना। चलिए तो साथियों अब अगला सवाल देखिए और इस सवाल का जवाब बताइएगा। साथियों आज जो मैंने यहां पर रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चंस लिए ना, वो बहुत टॉप लेवल के लिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आप जरूर देखकर जाइएगा। यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? तो अगर बात करें न्यायिक समीक्षा की, यहां पर साथियों बात की गई है, यह भारत के प्रधानमंत्री को आपातकाल के समय सलाह देता है? मैं कहूंगा नहीं। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करता है? साथियों नहीं। यह भारत की निचली अदालतों की शक्तियों को नियंत्रित करता है? साथियों नहीं। यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है? ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। यानी कि अगर सवाल ये आता है तो जवाब मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, पूछा आपसे जा रहा है कि भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पद अनुक्रम शामिल है जिसमें सर्वोच्च पर कौन है? यानी कि सबसे ऊपर कौन है? तो साथियों सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। आंसर आप लिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? काराकोरम की बात चल रही है। यानी कि जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है ना, ये भारत पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखिए कह रहे कि पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, यानी कि अरावली, काराकोरम, शिवलिक या पटकाई पहाड़ियां। तो पटकाई पहाड़ियों की अगर बात करें तो पटकाई पहाड़ियां साथियों पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, यानी कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला साथियों कौन सी है? शिवालिक है। कौन सी है साथियों हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला? तो शिवालिक है। उसके बाद देखिए बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? हिमालय है। क्या बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय है। अगला सवाल है कह रहे कि धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में या गुजरात में? तो आपको ध्यान रखना है कि जो धूपगढ़ चोटी कौन से राज्य में है? तो साथियों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देखिए कह रहे कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करते हैं तो साथियों अनामुड़ी है। क्या अनाईमुड़ी भी लिखा होता है कहीं कहीं पर? चलिए अगला सवाल है कह रहे कि गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर बल लगाता है, वापस बल लगाता है? तो ये साथियों न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगला सवाल है कह रहे कि घोड़ा गाड़ी की गति भौतिक के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये साथियों किस सिद्धांत के उदाहरण है? मैं कह सकता हूं न्यूटन के तीसरी गति के नियम का उदाहरण है। जो घोड़ा गाड़ी की गति है ना, ये भौतिक के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो न्यूटन के तृतीय गति के नियम का उदाहरण है। अगला देखिए कह रहे कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है आपसे पूछा जा रहा है साथियों। ये एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है, ये बात सही है। यह वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यह बात साथियों गलत है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया, सही। यह वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही नहीं, और बी वाला सही नहीं है तो यही आपका सही जवाब है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि कौन जिम्मेदार है? मैं कहूंगा हीमोग्लोबिन साथियों उत्तरदायी है। यानी कि हीमोग्लोबिन जो है ना, ये मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो मैं साथियों अब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो इन सभी रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखिए साथियों और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। देखिए यहां पर अगर बात करें करके त्रिभुज का संबंध पिरामिड से है, तो आपको बताने के साथियों वही संबंध आपको बताने के आयत का किससे होगा? चतुर्भुज से।
शंकु से, घनाभ से या साथियों घन से। देखिए जैसे त्रिभुज से पिरामिड का निर्माण किया जाता है उसी प्रकार आयत से घनाभ का निर्माण किया जाता है। तो आयत का संबंध जो होगा वो साथियों घनाभ से होगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि उस पासे का चयन कीजिए जिसे दी गई शीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। यानी कि आपके सामने साथियों ये एक ओपन पासा है, इसको मैं साथियों लिख दूं, क्या करूं, ये 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये साथियों 4 हो गया, और ये जी क्या हो गया, ये 5 हो गया, और ये साथियों 6 हो गया, और ये 3 हो गया। अब क्लियर दिख रहा है ना आपको? ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, हो सकता हो ये आपको क्लियर ना दिख रहा हो, तो यहां पर अगर बात करें मैं आपको समझा देता हूं साथियों। देखिए लिख दूं, क्या करूं, एक सेकेंड। देखिए ये साथियों 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, और ये 2 है, और साथियों ये क्या है, ये यहां पर तो दिखना बंद हो गया। ठीक है, तो मैं कोई और कलर यहां पर ले लूं, क्या करूं, कोई और कलर यहां पर ले लेता हूं। कौन सा साथियों, ब्लैक ले लूं, ब्लैक ले लेता हूं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, और ये साथियों 3 हो गया, ये 5 हो गया। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है साथियों, और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप तैयार कर लेते तो आपका ये समझ लीजिए एक सवाल 100% आपका आएगा ही आएगा इससे। देखिए अब ये एक ओपन पास है, ये सारे बंद पास है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस वाले पासे को बंद करके क्या ए वाला पासा बन सकता है या नहीं, सिर्फ यही सवाल पूछूं, इसका जवाब देना है आपको। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, 2 का विपरीत क्या है, 4 है। 2 का विपरीत क्या हो गया साथियों, 4 हो गया, और 4 का विपरीत पूछे तो 2 बता देना। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 का विपरीत 6, और 6 का विपरीत 1, बचा 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां पर देखिए दो यहां पर है, तो अब 2 का विपरीत तो नीचे होना चाहिए साथियों। 2 का विपरीत यहां पर क्या है, 4 है, तो ये तो सामने दे रखा है, 2 का विपरीत होना यहां पर चाहिए था, तो ये पासा नहीं बन सकता है। इसकी अगर बात करें तो देखिए 1 का विपरीत यहां पर क्या है, 6 है, तो 1 का विपरीत 6 है ना, 1 का विपरीत 6 नहीं दिख रहा है, 6 कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब देखिए 3 का विपरीत यहां पर 5 दे रखा है, तो 3 का विपरीत तो यहां पर होना चाहिए इधर को, लेकिन ये यहां पर दे दिया गया, तो मैं कहूंगा ये भी नहीं बन सकता है। इसकी अगर बात करते हैं साथियों हम लोग, देखिए 2 है ना, तो 2 का विपरीत क्या है, 4 है ना, यहां पर 4 नहीं है, ठीक है। 1 का विपरीत 6 है, यहां पर 6 नहीं है, ठीक है। 5 के विपरीत 3 है, 3 नहीं है, यानी कि ये वाला पासा बन जाएगा। इसकी बात करते हैं 2 का विपरीत साथ, देखिए 5 के विपरीत 3 यहां पर है, 5 के विपरीत 3 है ना, तो 5 के विपरीत 3 तो सामने आ गया, होना नहीं चाहिए था सामने, तो ये भी नहीं बन सकता है। तो मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ये सी वाला पासा बन सकता है। जैसे QGNB से ZPWQ बनाया गया, उसी प्रकार HLMO से साथियों क्या बनाया जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए ये होता है साथियों 17 पर, ये 7 पर होता है, N 14 पर होता है, B साथियों 2 पर होता है। Z की बात करें तो 26 पर होता है, P 16 पर होता है, W 23 पर होता है, K 11 पर होता है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, ये 17 से 26 हो गए यानी कि 9 बड़ा है, 7 से 16 हो गए यानी कि 9 बड़ा है, 14 से 23 9 बड़ा है, 2 से 11 9 बड़ा है, यानी कि इन सब में भी साथियों हमें 9 9 9 प्लस करना पड़ेगा। तो H 8 पर होता है, इसमें 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 17, यानी कि 17 पर Q होता है। तो Q हमें दिख गया है साथियों, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी वाले में है Q। ठीक है, बाकी इसमें भी 9 जोड़ोगे, इसमें भी सब में 9 9 9 जुड़ेगा। खैर अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यानी कि मयंक इज ग्रेट को री गी नी लिखा जा सकता है, यानी कि मयंक का कोड हो सकता हो री हो सकता हो गी हो सकता हो नी हो। ठीक है, इसमें से इस का कोड भी हो सकता हो कुछ हो। उसके बाद लिखा हुआ है इज ही इज एन इंडियन को लिखा जा सकता है टी री पी मी, हो सकता हो इंडियन का कोड मी हो सकता हो पी हो सकता हो री हो, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है ग्रेट इंडियन कल्चर का कोड पी जी से है। तो आपसे पूछा ही जा रहा है कि मयंक कोड साथियों क्या है। अब देखिए मयंक हमें कहां पर दिख रहा है, मयंक हमें यहां पर दिख रहा है, क्या और कहीं पर हमें मयंक दिख रहा है, नहीं। यानी कि अगर हम बात करें मयंक का कोड इसमें से ही होगा, री या तो जी या तो नी। अब देखिए इसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें इज का कोड निकालना पड़ेगा और ग्रेड का कोड निकालना पड़ेगा। हमें इज का कोड निकालना पड़ेगा और साथियों हमें ग्रेड का कोड निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें मालूम पड़ पाएगा कि मयंक का आखिर कोड क्या है। तो ये काम आप कर लीजिए। देखिए इज का कोड कैसे निकाल सकते, इज एक तो यहां पर है और एक अगर बात करते हैं साथियों इज यहां पर है, यानी कि इसमें से और इसमें से कोई चीज सेम लग रही है वो बता दीजिए मुझे। देखिए री क्या यहां पर है साथियों, री यहां पर है बिल्कुल, जी यहां पर है, जी नहीं है,
नी यहां पर है, नी बने, यानी कि आर ई जो होगा ना साथियों, आर ई ये आपका किसका कोड हो जाएगा, आर ई आपका साथियों इज का कोड हो जाएगा। अब देखिए ये आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये इज का कोड है, हमें मयंक का कोड देखना है। अब ग्रेड का कोड देख लीजिए, ग्रेड एक तो यहां पर है और एक ग्रेड कहां पर है, एक आपका यहां पर है, यानी कि ग्रेड का कोड इसमें से होगा। अब देखिए जीई, जीई इसमें मिल रहा है, एनई नहीं मिल रहा है, यानी कि जीई क्या हो जाएगा, जीई आपका ग्रेड का कोड हो जाएगा। अब जीई आपका ग्रेड का कोड हो गया, आर ई आपका इज का कोड हो गया, बचा क्या एनई, तो एनई आपका मयंक का कोड हो जाएगा। तो एनई आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो इस सवाल को ऐसे करना है। अगर बात करें करके एच है खाली जगह है, एम टी है खाली जगह है, एच ओ खाली जगह है, टी सी एच ओ एम है खाली जगह है, सी है खाली जगह है, ओ है खाली जगह है, टी सी है। अब देखिए सबसे पहले आपको काम करना है कि इन सभी को काउंट करिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 20 लेटर हैं। तो मैं कहूंगा कितने कितने का साथियों पेयर बनना चाहिए, 5 5 का बनाकर देखे, 5 5 का। वैसे बन तो फिर किसका बनेगा, 4 का भी बन सकता है, 5 का देखिए एक बार, 1 2 3 4 5 ये अलग, 1 2 3 4 5 ये अलग, 1 2 3 4 5 ये अलग, 1 2 3 4 5 ये अलग। आप देख रहे हैं कि अंत में टीसी आ रहा है, एक तो टीसी यहां पर है और एक यहां पर है, यहां पर सी नहीं है तो टी साथियों हमने लिख दिया। अब हमें पूरा मिल गया एच ओ एम टी सी, तो साथियों एच ओ एम यहां पर एम आ जाएगा और टी सी लिखा हुआ, एच ओ ओ यहां पर आ जाए, एच ओ एम और टी सी आ गया, ठीक है, एच ओ यहां पर एच आ जाएगा, एच ओ एम टी सी हो गया, सब कुछ हमने लिख लिया। यानी कि अब आपको देखना है कि आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है, आपने ओ लिखा है, आपने सी एम लिखा है, आपने सी लिखा है, एम लिखा है, आपने टी लिखा है, आपने एच लिखा है, एम लिखा है। तो अगला काम आपको करना है कि ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ओ सी एम टी एच एम कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे सवालों को साथियों आपको करना होगा। चलिए अब अगला सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है, कह के एक कागज का टुकड़ा आपके पास है कुछ ऐसे करके, इस कागज के टुकड़े को आपने बीच से ऐसे फोल्ड किया और ये वाला पार्ट आप इधर ले आए, यानी कि अब आपके पास एक ऐसा कागज का टुकड़ा आ गया, एक के ऊपर एक रख के आपने इसको यहां से फोल्ड किया, ये वाला पार्ट आप इसके ऊपर ले आए और अब आपके पास एक कागज का टुकड़ा ऐसे आ गया है। आपने साथियों बीच से इसको यहां से फोल्ड किया और ये वाला पार्ट आप इसके ऊपर ले आए, यानी कि अब आपके पास एक ऐसा कागज का टुकड़ा आ चुका है। आपने क्या किया, बीच पे एक होल कर दिया, बीच में एक छेद कर दिया। तो जब आप इस वाले पार्ट को ओपन करोगे तो यहां पर भी एक होल हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि जब ये वाला पूरा पार्ट यहां पर ऐसे करके साथियों खोलोगे तो यहां पर भी 2 होल होंगे, बिल्कुल होंगे, एक होल यहां पर दिखेगा आपको और एक होल यहां पर आपको दिखेगा। ऐसे ही साथियों जब आप ये चीज यहां पर खोलेंगे ना, ये चीज खोलेंगे ना, तो एक होल यहां पर दिखेगा, एक यहां पर दिखेगा, एक यहां पर दिखेगा, एक यहां पर दिखेगा। तो अब आपको देखना है कि ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं साथियों, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में हमें नजर आ रहा है। तो ये सवाल साथियों ऐसे होगा। समझ गए ना साथियों, क्या सवाल था, क्या सवाल में आपसे पूछा गया था। तो आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब अगला सवाल देख लीजिए आप लोग और बता दीजिए कि इस सवाल का सही जवाब आपका क्या हो सकता है। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि साथियों कुछ लॉकर चाबियां हैं, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गई, ये आपकी लॉकर हो गई। तो कुछ लॉकर क्या कहा गया है साथियों, कुछ लॉकर चाबियां, कुछ लॉकर क्या हो गई, कुछ लॉकर चाबियां हो गई, कुछ लॉकर चाबियां हो गई। यानी कि उसके बाद लिखा है कुछ चाबियां दरवाजे हैं, तो मान लीजिए कुछ चाबियां क्या हो गई साथियों, दरवाजे होंगे। क्या, कुछ चाबियां एक तरीके से अगर बात करें दरवाजे हो गई। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष यहां पर गलत है। यानी कि कुछ लॉकर दरवाजे हैं, देखिए कुछ लॉकर दरवाजे हैं नहीं है। हाँ अगर ये होता कुछ लॉकर चाबी है तो हम मान सकते थे, लेकिन कुछ लॉकर दरवाजे का है, दरवाजे तो उधर को है, तो मैं कहूंगा ये गलत हो जाएगा। सभी चाबियां दरवाजे हैं, देखिए सभी चाबियां दरवाजे कैसे हो सकता है। हाँ अगर ये कहा जाता कि कुछ चाबियां दरवाजे हैं तो हमारा सही हो जाता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो मैं कहूंगा यहां पर कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुका है, कह रहे कि एक विशिष्ट भाषा में FBULK को क्या लिखा जाता है, 4 2 1 2 4 1 1 लिखा जाता है। तो आपको बताने कि INCH को क्या लिखा जा सकता है साथियों, बताइए। देखिए यहां पर अगर थोड़ी सी आप समझदारी करेंगे, अच्छा यहां पर के को तो 11 लिखा गया है, लेकिन बी को 42 कैसे लिख दिया, ये मेरी बात समझ में नहीं आ
यू को क्या लिख दिया गया है, 12 लिख दिया गया, एल को 4, ऐसे करके है। अच्छा ऐसा कर सकते हैं, देखिए बी 2 पर होता है ना, इसका डबल कर दिया गया 4, ठीक है। यू 21 पर होता है तो यू का 21 कर दिया गया, ठीक है। एल 12 पर होता है, 12 का डबल कर दिया गया 24। अच्छा तो ये बात है, ठीक है। देखिए बी का डबल किया गया था, यानी कि 9 का डबल करेंगे तो साथियों आई का डबल करेंगे, 9, 9 का डबल 18 हो जाएगा। एन की अगर बात करें, अब यू 21 पर था तो एन 14 पर आ जाएगा। एल का डबल किया गया था तो सी का डबल करेंगे 6 आ जाएगा। एच का जैसे मतलब के का जैसा जिस नंबर पे आता है वही नंबर लिख दिया गया, तो यहाँ पर एच का 8 आ जाएगा। तो 18 14 68 कहाँ पर लिखा हुआ है, 18 14 68 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा साथियों, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि साथियों कबूतर, भालू, पक्षी, इसका वेन आरेख आपको यहाँ पर बताना। देखिए अगर कबूतर एक पक्षी ही तो होता है, मान लीजिए ये पक्षी हो गए, ठीक है, तो पक्षियों के अंदर ही तो कबूतर आएगा, ठीक है। लेकिन भालू ना तो कबूतर होता है ना पक्षी होता है, तो इसका ये अलग हमें बनाना पड़ेगा। तो ऐसा साथियों कहां पर बनाया गया है साथियों, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा होगा आपको। तो इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है, कहा जा रहा है कि CQ6RUL को आप अगर दर्पण में देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। पहले पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे अंत वाला लेटर होता है वो सबसे पहले बनता है, ठीक है। यू जैसा है वैसा बनेगा, आर की अगर बात करें ऐसा बनेगा, 6 आपका ऐसा बनेगा, क्यू की अगर बात करें दर्पण में ऐसा दिखेगा, सी दर्पण में ऐसा दिखेगा। तो अब आपको बताने कि ऐसा कौन से ऑप्शन में यहां पर साथियों आपको नजर आ रहा है, बताइए। देखिए यहां पर तो गलत हो जाएगा, ये क्यू एक तरीके से गलत है। यहां पर अगर बात करें साथियों 9 गलत है, ठीक है ना, ये भी एक तरीके से गलत लग रहा है, ये वाला आपका हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। निम्न के 4 अक्षर समूह दिए गए, ठीक है। 3 किसी तरह से संगत हैं, ठीक है, एक असंगत है, यानी कि एक असमान है, उस असमान वाले का साथियों आपको चयन करना है। देखिए ये इसको करने का तरीका साथियों क्या है, मैं आपको बता देता हूं। प्लेस वैल्यू आप लिख लीजिए, यू जो होता है वो 21 पर होता है, वाई आपका 25 पर होता है, डब्ल्यू आपका 23 पर होता है, ठीक है। एल की अगर बात करें, एल 12 पर होता है, पी 16 पर होता है, एन 14 पर होता है। उसी प्रकार साथियों डी 4 पर होता है, एच 8 पर होता है, एफ आपका 6 पर होता है। और अगर बात करें साथियों ओ की, ओ 15 पर आपका होता है, क्यू 17 पर होता है, पी 16 पर होता है। अब यहां पर देखिए कि सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है, इसमें साथियों कितना प्लस किया गया है 4, और इसमें साथियों 2 माइनस किया गया है। इसमें भी साथियों 4 प्लस किया गया है और इसमें 2 माइनस किया गया है। अच्छा इसमें भी 4 प्लस किया गया और इसमें भी 2 माइनस किया गया है। इसकी अगर बात करें 2 प्लस किया गया है और यहां पर 1 माइनस किया गया, तो सबसे अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर। तो मैथ के क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ चुके हैं। कौन से क्वेश्चंस, मैथ के क्वेश्चंस यहां पर साथियों अब आप लोग देखेंगे। चलिए तो मैथ का पहला सवाल है, कहा क्या जा रहा है, कह रहे कि 21 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पार्क, यानी कि कोई वृत्ताकार पार्क है और इसकी त्रिज्या इस पार्क की कितनी है, 21 मीटर इस पार्क की त्रिज्या है। कहेंगे इस वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर, यानी कि इसका एक चक्कर एक वर्गाकार पार्क, एक वर्गाकार पार्क की अगर बात करें, एक वर्गाकार पार्क के चक्कर के बराबर है। यानी कि इसमें जितनी दूरी ऐसे चली जाती है वही दूरी साथियों यहां पर चली जाती है। इनके कहने का मतलब ये है, यानी कि साथियों अगर हम बात करते हैं कि वृत्त का परिमाप, क्या वृत्त का परिमाप बराबर है किसके, वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। यहां पर यह बात आपकी साथियों क्लियर हो गई है। अब वृत्त की अगर बात करें, वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, 2πr, और वर्ग का परिमाप क्या होता है साथियों, 4a होता है। 4a क्यों होता है, क्योंकि हमने इसको a माना है, तो इसको a माना है, ये भी a है, ये है, तो 4a ही तो हो जाएगा साथियों इस पूरे का ऐसे करके परिमाप। और इसकी ऐसे करके ये कितनी होगी दूरी, तो 2πr होगी। अब देखिए 2 की जगह पर 2 लिख सकते हैं, 22 की पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। r यहाँ पर दे रखा है 21 मीटर है, तो यहाँ पर 21 मीटर आ जाएगा, ये 4a है। अब हमें यहाँ पर साथियों क्या करना है, कहने के वर्गाकार पार्क की भुजा ज्ञात कीजिए, यानी कि इस वर्गाकार पार्क की भुजा ज्ञात कीजिए। इसकी भुजा हमने मान ली है साथियों a, यानी कि a का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लीजिए और ये a जो है ना इसी का ही मान आपको यहाँ पर बता देना। चलिए 7 एकम 7, 7 तियां आपका 21 हो जाएगा। इसकी अगर बात करें साथियों 22 गुना कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा गुणा आपका 3 हो जाएगा बराबर, ये 4a जो है ना साथियों ये नीचे आ जाएगा, 44 गुणा 3/4 आ गया बराबर आपका a आ गया।
4 से कट करेंगे 11 आ जाएगा, यानी कि ए बराबर आपका 33 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा क्या कि वर्गाकार पार की भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी साथियों, 33 मीटर हो जाएगी, और 33 मीटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इन ऑप्शन में से वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 से, 9 से, 10 से अगर विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक में शेषफल एक ही बचता है। देखिए अगर हम साथियों इसको 8 से अगर भाग करते हैं, ठीक है, देखिए अगर इसको हम 10 से भाग करते हो तो शेषफल क्या बचेगा, एक नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसकी अगर बात करते हैं साथियों, अगर हम इसको 10 से भाग देते हैं तो मैं कह सकता हूं शेषफल एक नहीं बच सकता। हाँ, अगर इसको 10 से भाग देते हैं तो शेषफल एक बच जाएगा। ठीक है, 10 तो क्लियर हो गया। 9 से अगर भाग करें, 9 से अगर करें 9 चौक 36, शेषफल एक बच गया। अगर 8 की बात करें, 8 16, इसको यहां पर देख लो, 8 का 8 16, 8 3 24 हो जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा। कितना जाएगा, कितना जाएगा साथियों, 4 जाएगा, 41 हो गया, 8 पंजे 40, तो ये 41 है, एक बचा। तो मैं कहूंगा साथियों तीनों नंबर से हमने इसको कट करके देख लिया एक तरीके से, 8 से, 9 से, 10 से, प्रत्येक बार में एक शेषफल यहां पर बच रहा है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का 35%। इस सवाल को साथियों बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहे कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत यानी कि जो पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स का परसेंटेज एक तरीके से कुल अंकों का 35% है। यानी कि अगर कोई बच्चा 100 में से 35 नंबर ले आता है तो उसको पास माना जाएगा। ठीक है, करके एक छात्र ने 390 अंक प्राप्त किए और उसे 65 अंकों से उत्तीर्ण कर दिया गया। यानी कि अगर 390 अंक उसने प्राप्त किए हैं, अगर उसके 65 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। इसका मतलब ये है एक छात्र ने 390 अंक प्राप्त किए, उसे 65 अंकों से अनुत्तीर्ण कर दिया गया, तो 65 अंक और आते तो वो पासिंग मार्क्स उसको मिल जाते। ये यहां पर कहा गया है। यानी कि परीक्षा के कुल अंक कितने होने चाहिए, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो अगर हम साथियों मान लेते हैं परीक्षा के कुल अंक कितने होने चाहिए, x होने चाहिए मान लेते हैं। अब ये क्या हो गए, ये आपके मान लीजिए कुल अंक हो गए, और ये एक तरीके से पता क्या है, ये 35% है। क्यों 35% है, क्योंकि ये पासिंग मार्क्स है। तो मैं कहूंगा इस कुल अंक का ये क्या है, ये 35% है। ये 390 प्लस 65, समझ रहे हैं ना साथियों। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो, यहां से x का मान निकाल लो, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। 390 प्लस 65 साथियों कितने हो जाएंगे, मैं कहूंगा 455 हो जाएंगे। अब इसकी गुणा साथियों 100 से हो जाएगी, और ये आपका 35 यहां पर नीचे आ जाएगा, और ये x का मान निकल आएगा। इसको अगर कट करेंगे 5 से, 5 7 35 हो जाएगा, और यहां पर साथियों 20 आ जाएगा। इसको एक बार 7 से अगर कट करें तो साथियों कितना, 7 छंग आपका 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा। 65 दुना कितने हो जाएंगे, 130 हो जाएंगे, और मैं कहूंगा 0 लग जाएगा। तो साथियों 1300 यहां पर आ जाएगा। यानी कि परीक्षा के कुल अंक कितने होने चाहिए, तो 1300 साथियों होने चाहिए। राइट आंसर। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।